You are watching True Crimes Podcast. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर, बहुत ही निडर, जिन्हें अगर मैं अल्फ़ा लेडी बुलाऊं तो वो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा शकील लाहौर से। आज हमने इन्हें दावत दी है दुआ ज़हरा के स्टडी केस पर, उस पे तज्ज़िया करने के लिए, और इसके साथ-साथ हम बुशरा शकील की जो पर्सनल कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे उनसे, बट दैट इज़ वी व्हाट वी हैव केप्ट फॉर लेटर ऑन। तो आप अभी हम लोग शुरू करते हैं दुआ ज़हरा केस से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कब और कैसे दुआ ज़हरा केस से जुड़ी? दुआ ज़ारा केस से एक्चुअली मैं डे 1 से ही हूँ। जब मुझे पता चला था कि इस तरह मसला मतलब बच्ची को अगवा करके लेके गए हैं और इस तरह बच्ची मिल नहीं रही है, मैं तब से ही इस केस के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हूँ। और जब तक बच्ची अपने घर नहीं आ जाती है, अपने वालिदैन के पास, तब तक मैं अल्लाह के हुक्म से मैं इस केस के साथ जुड़ी रहूँगी। और फिर इस केस के साथ जुड़ने की कुछ मेरी पर्सनल वजूहात भी हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से मंज़र आम पे आ चुकी हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जब इंसान के खुद के ऊपर बीती हो, तो वो उस दर्द को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो मेरा इस केस के साथ जुड़ने का मकसद भी एक यही था कि मैं बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। तो मेरी ये दुआ भी है और मैं जो वर्किंग कर रही हूँ, उसके ऊपर भी पूरा मेरा यही है कि बच्ची जिस तरह से भी है वो अपने वालिदैन के पास चली जाए और अल्लाह के हुक्म से बच्ची ज़रूर अपने वालिदैन के पास जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, बुशरा, मुझे ये बताइए कि दुआ ज़हरा केस तो मतलब ये कहना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इससे पहले भी केसेस हुए, इसके बाद भी केसेस हुए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि दुआ ज़हरा जबकि एक बड़ा, यानी कि ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग केस नहीं था, ऐसा बहुत होता रहा है और मेरे ख्याल से होता भी रहेगा। इट्स नॉट लाइक इट्स एंड ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो लोग आपके हिसाब से क्यों इससे इतना जुड़े? लोगों की क्या सेंटिमेंट्स थे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस केस के साथ इतने हाई क्या कहना चाहिए आपको कि इतने हाई थे इमोशंस लोगों के ना, और अटैचमेंट थी इतनी उनकी लोगों की। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छा, पहली बात तो ये देखिए कि इस तरह के आपने सही कहा कि केसेस जो हैं वो होते रहते हैं। लेकिन इस तरह से सामने मीडिया पे आके बात करना और अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठाना, ये बड़े दिल-गुर्दे की बात होती है। अक्सर मामलात ये होते हैं कि वालिदैन के साथ कोई इस तरह का जब मसला होता है तो वो चुप करके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं बस ठीक है, चली गई है बच्ची, ले गए हैं, क्योंकि उनको असल हकायक भी नहीं पता होते। तो ये मेहदी भाई ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि वो उस शख्स ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। हालांकि किस किस तरह की चीजें जो हैं वो उनके ऊपर की गई हैं, लेकिन ये उनका प्यार था, मोहब्बत था, जो अवाम ने देखा है, जो दुनिया ने देखा है, और मेहदी भाई को सराहा गया है इस चीज पे। उनको एप्रिशिएट किया गया है कि ये मतलब इतना हिम्मत वाला बाप है कि उसने किसी की परवाह नहीं की, और इतना ज्यादा मोहब्बत करने वाला बाप कि अपनी बेटी के हसूल के लिए, अपनी बेटी को पाने के लिए, कि मेरी बेटी को इस तरह ले गए हैं अगवा करके और मैं उसको लेके आऊं, तो वो देखे कि किस लेवल तक वो गए हैं, एक्सट्रीम लेवल तक गए हैं कि उनकी इज्जत को इतना उछाला गया, उनके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए गए और अभी तक लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो जो मेहदी भाई हैं वो अपने मौकफ पे डटे रहे और अभी तक वो खड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है वो अवाम को बड़ा अट्रैक्ट की है कि एक बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, अवाम जो है, हमारे जो ओवरसीज बहन भाई हैं हमारे पाकिस्तान में जो हैं, वो इस केस के साथ जुड़ते गए। मेहदी भाई की मासूमियत, उनकी शराफत, और देखें कि वो किस तरह से, मतलब उनको जब इतना सब कुछ बोला गया, गलत किस्म के अल्फाज उनके लिए कहे गए, वो इसके बावजूद बड़ा ही एक तहम्मुल से उन्होंने काम लिया। और बड़ा मतलब मैं कहती हूँ इस तरह का बाप जो है ना, अल्लाह अगर किसी को बेटी दे तो बाप भी ऐसा ही दे, मेहदी भाई जैसा।
बेशक बेशक, वेल सेड। बिल्कुल, कि अगर बेटियां अल्लाह ताला किसी को दे तो फिर बाप भी मेहंदी अली काज़मी जैसा हो, जो अब तक इस पॉइंट तक जो है बच्ची के साथ खड़े हुए हैं, और देखिए इसका फल भी उनको माशाल्लाह मिल एग्जैक्टली। रहा है, कि बच्ची अब अनकरीब आने वाली है उनके घर पर। अल्लाह ताला आसानियां करे इंशाल्लाह, उनको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये वो बाप है, मैं थोड़ी सी बात और मतलब वो कर जी दूं कि ये जी वो बाप है जो अदालतों में बड़े हिम्मत से खड़े होते थे ना, जिनको हमने देखा, अवाम ने देखा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि वो जब अदालत से घर जाते थे, जब उनके खिलाफ भी फैसले आते थे, तो बड़े बड़े लोग होते हैं जो हिम्मत तोड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कैमरे के सामने आके इस तरह का नहीं अपने आप को जो जाहिर करवाया कि जिसमें टूट चुका हूं, ये मुझे तकलीफ है। लेकिन वो जब कोर्ट से घर जाते थे या कहीं से भी घर वापस जाते थे, तो यकीन करें वो बंद कमरे में जाके अपने मतलब रोते थे, और अपनी तकलीफ जो थी ना, बस वो लम्हात वो ही जानते हैं कि जिन लम्हात में वो रहे हैं, और अभी तक भी वो तकलीफ में है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जारी बात है, अभी तक उनकी बच्ची उनको नहीं मिली है, तो वो तकलीफ में अभी भी माँ बाप हैं, इतनी उम्मीदें लगा के वो जाते हैं। आप देखिए 10 को था, 22 को था, 2 को था, 19 को था, तो वो देखें कि किस कदर वो छोटी बच्चियां जो बहनें हैं, वो इंतजार करी कि हमारी बहन आएगी और सब कुछ, लेकिन उम्मीद हमें है कि बच्ची इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा बुशरा, ये बताइए, हम लोग केस के ऊपर थोड़ी शुरू से नज़र डालते हैं। पहले इन जनरल बात करूंगी कि इतने जी जी हमारे यहाँ केसेस होते हैं इस तरह के अबडक्शन के, माइनर बच्चियों के, लेकिन सब में जो एक गलती हमें दिखती है वो दिखती है हाई कोर्ट वाली, कि हर बच्ची को हाई कोर्ट में लाया जाता है, उसका बयान दिलवाया जाता है, और उसके बाद उसको उसी के अबडक्टर के साथ भेज दिया जाता है, जिसने उसको किडनैप किया है उसी के साथ उसको भेज दिया जाता है। ठीक है। हम्म ये गलती मैंने तकरीबन इसी टाइम पीरियड में कुछ 7 से 8 केसेस हाईलाइट हुए थे यूट्यूब के ऊपर। सारे केसेस में यही कहानी थी। तो जी ये चीज आपको लगता है कि एक्चुअली यहाँ से ही गलती शुरू हो जाती है, जो कि अदलिया है हमारी, जो कि कोर्ट है, वही गलतियां करते हैं सबसे पहले, यानी कि बच्ची जब आती है तो उसको वापस भेज देते हैं सिर्फ उसके बयान पे, कोई चीज, कोई एविडेंस नहीं देखते, कुछ नहीं देखते और भेज देते हैं बच्ची को। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इस बात पे? जी देखिए यही चीजों के लिए तो मेहदी भाई जो है वो अभी तक स्टैंड लिया हुआ है। ये बात आपकी काफी हद तक सही है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर 18 साल जैसे सपोज के यहाँ से बच्ची वहां ला के कर दिए, तो एटलीस्ट बच्ची के पास अपनी उम्र का जो मतलब मुंह जुबानी नहीं होना चाहिए कि ऑरली इसने बता दिया है कि मैं इतने साल की हूँ। फिजिकली भी तो लगता ही है ना बच्चा, हमें पता होता है, देखने वाला को भी समझ आ जाती है कि बच्ची या बच्चा किस एज का है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो मुअज्जज जज साहिबान हैं, उनको भी एक दफा इस चीज को देखना चाहिए कि बच्ची के पास आया जो वो उम्र कह रही है, जो वो बता रही है, वो उम्र वाकई ही सही है, या जब इन्होंने 18 साल लिखवाया था, जब इन्होंने बच्ची के 164 के बयान करवाए थे, 164 के, तो उस वक्त जब बच्ची ने कहा था कि मैं 18 साल की हूँ, और निकाह नामा जो इन्होंने जाली बनवाया था उसके अंदर भी 18 साल ही मेंशन है। तो आया किसी को तो फिर देखना चाहिए था ना, या किसी को पूछना चाहिए था कि भाई इसका आईडी कार्ड किधर है? अगर ये 18 साल की है तो इसका आईडी कार्ड क्यों नहीं है? तो ये मेरे हिसाब से देखिए ये एक लॉ बनना चाहिए कि जिसके अंदर ये रख दिया जाए, मतलब ऐसा वो सिस्टम हो कि बच्ची 18 साल की हो, और अगर उसने कोर्ट मैरिज करनी है या जो भी है, तो उसके पास उस चीज का प्रूफ होना चाहिए जो वो अपनी एज बता रही है। सही। लेकिन अच्छा बदकिस्मती से हमारे मतलब हमारा मुल्क का ऐसा निजाम है कि ये चीजें होती नहीं है, जिसकी वजह से फिर बाद में बच्चियां भी सरवाइव करती हैं, बहुत बिल्कुल। ज्यादा बच्चियां सरवाइव करती हैं। माँ बाप तो करते ही करते हैं ना, बच्चियां भी सरवाइव करती हैं। अच्छा, एक मुझे ये पूछना है कि कहाँ बिल्कुल मुंह से कही हुई बात पे यकीन करके और बच्ची को भेज दिया जाता है, और कहाँ उसके ऑपोजिट हजारों एविडेंस मौजूद होते हैं कि बच्ची माइनर है, उसको सच नहीं माना जाता। इसमें मतलब ये क्या बात हुई? ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कहाँ जीरो एविडेंस, बट आपने यकीन कर लिया जो बच्ची ने जबान से कहा,
उसके ऑपोजिट हजारों एविडेंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको कोई भी जज मतलब एविडेंस में लेने को तैयार नहीं होता, फिर भी कहते हैं कि जी आप मेडिकल बोर्ड के पास जाइए, मेडिकल बोर्ड से कहते हैं आप उम्र अखज़ करिए। तो ये क्या माजरा है, ये क्यों होता है? जी देखिए, मैं शुरू से जो मैं बात इस बारे में जब करती हूँ, तो मैं शुरू दिन से एक ही बात करती हूँ कि हमें जो नादरा का इतना ऑथेंटिक जो है वो इदारा है कि हमारे पास आईडी कार्ड हो, हमारे पास पासपोर्ट हो तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, वरना हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो वो ऑब्वियसली हमारे आईडी कार्ड के अंदर भी हमारी ओरिजिनल एज लिखी होती है, पासपोर्ट के ऊपर भी। तो फिर जब हम वही चीजें अदालत में पेश करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इदारे को झुटलाया जा रहा है कि इदारे ने सही नहीं किया। या तो फिर नादरा में भी ये होना चाहिए कि साथ मेडिकल भी उसमें वो कहे कि जो अपना ये करने आ रहा है, आईडी कार्ड बनवाने आ रहा है, पासपोर्ट बनवाने आ रहा है, तो वो फिर अपना मेडिकल भी साथ लगाए, उसमें मेडिकल से बताए। वहां पे भी ये बात कहें कि नहीं जी हम तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, हम स्कूल का कोई वो डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे कि कितने साल की है, तो उसमें भी ये करना चाहिए कि ये जो मेडिकल है वो भी दिखाएं ताकि हमें एज का पता चल सके। हम जब देखते हैं हमारे आईडी कार्ड से एज पता चलती है ना, जी या हमारे जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उससे पता चलती है। तो जब वो इतनी मतलब इनके पास सारे एविडेंस है, और फिर सबसे बड़ी बात आप देखें कि माँ से ज्यादा बेहतर कौन अपने बच्चों की एज को पता होता है, जिससे बिल्कुल पैदा किया। बिल्कुल जब आप बिल्कुल। माँ की गोद को झुटला रहे हैं तो पीछे फिर कुछ भी नहीं रह जाता। अच्छा, अब तो बिल्कुल डिजिटल दुनिया है। अब तो लोगों के पास एज ए प्रूफ पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स जिस टाइम पे खींची गई, जिस टाइम पे स्टोर की गई, उसके आप पूरा फॉरेंसिक निकालें तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये फला ईयर की, फला दिन की, फला टाइम की पिक्चर थी। अब तो जी जी फॉरेंसिक से ये भी पता चल जाता है। तो डिजिटल दुनिया है, अब तो पिक्चर्स का जमाना है। हम लोग बिल्कुल। आपको ऐसे नहीं लगता कि हम लोग इस फिजूल चीज में मेडिकल बोर्ड के अंदर फंस गए हैं? अब हर किसी का मेडिकल ही होता रहता है और वो बस एक लगभग उम्र बताते हैं, जबकि ऑन कॉन्ट्ररी हमारे पास डिजिटल प्रिंट्स होते हैं, यानी कि बच्ची जब पैदा हुई है, क्योंकि अब जो बच्ची आज के टाइम में जो बच्ची माइनर है, समझिए कि वो पैदा हुई होगी 2005 या 6 के बाद, या उससे उसके बाद भी। उस वक्त बहुत मीडिया, मतलब ये कि बहुत टेक्नोलॉजी ने, आप कहिए कि तरक्की कर ली थी, सारे डिजिटल प्रिंट्स मौजूद होते हैं। तो बजाय मेडिकल में जाने के, आपको ऐसे नहीं लगता कि सिर्फ जो डिजिटल प्रिंट्स होते हैं बच्ची के वो, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी होने चाहिए? और अगर आपको डाउट है, किसी को डाउट है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेंसिक करा लीजिए। तो ये इनफ नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कि ये मेडिकल जो ऑसिफिकेशन टेस्ट जिसको बुलाते हैं, वो जो होता है वो ज़रूरी है? जी। मेडिकल मैं वही आपसे अर्ज कर रही हूँ ना कि देखिए मेडिकल तो बनता ही नहीं है। बनने से मुराद है कि उसकी इतनी वैल्यू जितनी इन्होंने कर दी हुई है कि मेडिकल की ही वैल्यू है, तो फिर ही हम मतलब उसको करेंगे। तो जो फिर बाकी पेपर्स हैं फिर वो कहाँ जाते हैं? जो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, जो बच्ची स्कूल जाती है, जब उसका एडमिशन फॉर्म होता है, वो सारा जो रिकॉर्ड होता है, फिर वो किस चीज पे, मतलब उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है। जो हमें इदारे देते हैं, जो हमारे ये नादरा से हमें जो कुछ मिलता है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं यही तो बार बार कह रही हूँ कि फिर सिर्फ मेडिकल ही करवाना चाहिए कि 1000-1500 का मेडिकल करवा लिया, उसी बेस पे हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स बन जाए। सही फिर हम लोगों को इतने नादरा के अंदर 10-10 घंटे जो लोग धक्के खाते हैं, फिर वो क्यों खाते हैं? सही। अच्छा, अब स्पेसिफिक दुआ ज़ारा केस पर आती हूँ। आपने जी देखा कि शुरू के दिनों में दुआ ज़ारा केस बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, ठीक है? क्या जी वजूहत थी आपके हिसाब से? शुरू के दिनों में हम लोग आप भी रिपोर्ट करती थी कि कुछ सरप्राइज आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हर दिन हमने देखा कि केस बद से बदतर होता जा रहा था शुरू के दिनों में। बच्ची यहाँ तक कि हाई कोर्ट आई, वहाँ पे 164 का बयान दिया, शेल्टर होम में रुकी 1 दिन 1 रात, उसके बाद फिर वहाँ से लाहौर आ गई। यहाँ तक केस बहुत खराब गया। केस अलबत्ता ठीक हुआ था जब जिब्रान नासिर की एंट्री हुई थी केस में। उससे पहले आपको क्या लगता है कि केस के अंदर क्या चीज़ खराब थी, या वो कौन-सी वजूहात थी जिनकी वजह से केस इतना खराब गया?
उस पॉइंट तक, जब तक जिब्रान नासिर नहीं आए। जी जी जी। अच्छा, केस खराब गया, वो ठीक है, केस तो आपको पता है अभी भी खराब करने की कोशिश की जा रही है, और वो कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये शुरू से कोई ना कोई चाल चल रहे थे और बच्ची पहले उनके कब्जे में थी, तो वो जैसे तैसे करके वो बयान उससे दिलवा रहे थे, जो वो कह रहे थे वो बच्ची कर रही थी। उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं जो आने वाले वक्तों में आप सब देखेंगे भी और सुनेंगे भी। और यही बच्ची को अपने कंट्रोल में करके और सारा कुछ, केस तो इसी वजह से खराब हो रहा था ना कि उससे उल्टे सीधे झूठे बयानात दिलवाए जा रहे थे। और जब वो सिलसिला खत्म हो गया कि अब बच्ची वहां से निकल आई है, अब बच्ची कराची में शेल्टर होम के अंदर है, तो अभी भी ये लोग अपने हरबे इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। अभी इन्होंने 164 के लिए जो इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी कि बच्ची का बयान दिलवाएं, तो जब इनको इस बात का यकीन हो गया कि नहीं, बच्ची जो है वो अब वालिदैन के पास ही जाएगी, क्योंकि उसके जो खदशात थे, जो इन्होंने उसके जहन में डाले हुए थे कि तुम्हारे वालिद तुम्हें मार देंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो जो मुलाकातें हुई हैं, तो वो बच्ची के जहन से वो सारी चीजें निकल गई हैं। वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। अब कहाँ है वो सारे बयानात? सही। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि शैला रजा की जो एंट्री थी केस में, जी जी उससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ केस? क्योंकि उसके बाद वकील भी शैला रजा लेकर ही आई थी, आई थिंक कराची में भी और लाहौर में भी उन्हीं के कुछ रेफरेंस से वकील रखे गए थे, वकील हजरात। आपको लगता है टीम सही नहीं थी, शैला रजा का आना ठीक नहीं था, उनकी लाई हुई टीम अच्छी नहीं थी वकीलों की? आपको लगता है कि इसकी वजह से भी केस खराब हुआ है? ये मैं आपको बताती हूँ ये मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। हमने जी जी आपको इनवाइट करने से पहले पिछले हफ्ते 4 पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक है, उसमें से 3 मेंबर्स को इनवाइट किया था एक्चुअली। तो हमने उनसे जी ये जी सवाल पूछा था कि भाई आप तीनों के हिसाब से क्या चीज़ थी जिसकी वजह से केस इनिशियल डेज में खराब हुआ? मोस्टली आई थिंक इंक्लूडिंग मी, सबने मतलब ये कि सबकी राय इत्तेफाक करते थे कि लॉयर्स की टीम अच्छी नहीं थी। शैला रजा को खैर किसी ने नहीं कहा, लेकिन मोस्टली सबने ये कहा कि जो लॉयर की टीम थी, चाहे वो कराची की हो या लाहौर की हो, वो इनकॉम्पिटेंट थे। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं आप? जी देखिए, लॉयर्स जो पहले थे उन्होंने भी अपने हिसाब से अच्छा काम किया। बात तो ये थी ना कि डिपेंड तो अभी उन पे हो रहा था, जो बच्ची कह रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं सही। है कि जो पहले लॉयर थे वो सही काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। और बाकी रही शैला रजा साहबा की बात, तो शैला रजा साहबा देखिए, ये बाकी कुछ लोग कहते हैं कि जी शैला रजा साहबा ने ये मैनेज किया, वो मैनेज किया, मतलब उन पे इतने इल्जामात लगाते हैं। देखिए, अगर वो शैला रजा साहबा अगर कुछ मैनेज कर रही होती या कुछ इस तरह की बात होती, तो मेरा ख्याल है कि बच्ची तो फिर बहुत देर पहले ही अपने वालिदैन के पास आ जाती। बेशक। अभी तक भी बेशक। बच्ची अभी क्यों नहीं उनके पास है? तो ये जो इस तरह इल्जामात लगाने कि शैला रजा साहबा जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, तो वो इनका साथ दे रही हैं। साथ वो इसलिए नहीं दे रही हैं, वो साथ इसलिए भी दे रही हैं कि देखिए वो भी एक औरत है। ठीक है, करेक्ट। तो इसमें ऐसी, हाँ जी, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि शैला रजा साहबा ने आके केस खराब किए है या कुछ उन्होंने इस तरह जो शैला रजा साहबा के इसमें किरदार है, वो भी सबको पता है। और अगर उनके हाथ में इस तरह की चीज होती या वो किसी को मैनेज कर रहे होते या कुछ जो भी इन्होंने इल्जामात लगाए हैं, तो बच्ची बहुत देर पहले ही अपने वालिदैन के पास आती। तो अभी तक जो है ना, वो वालिदैन धक्के अभी भी ना खा रहे होते, अभी भी ना वो रो रहे होते। वो अभी भी बेबसी की तस्वीर बने हुए। एक साइमा भाभी, मेहदी अली काज़मी भाई जो हैं, वो अभी भी एक बेबस हैं। बिल्कुल। बल्कि अभी आई थिंक 2 दिन पहले मैंने उनकी एक शॉर्ट वीडियो देखी थी। बहुत अफ़सोस हुआ था मुझे उनको देख के कि वो जी जी 9 महीने पहले भी इसी हालात में थी, यही उनके ऊपर गुज़र रही थी, और आज बेटी से वो मिल चुकी हैं, बेटी घर आना चाह रही है, तो आज भी उनकी यही मतलब आप हालत है। देखें ना, मैं जी, खुद देखे हैरान हूँ, दुनिया हैरान है कि जब कहते थे बच्ची आना नहीं चाहती है, वो तब भी बेबस थे। ठीक है, और अब जब वो चीख चीख के कहते हैं कि बच्ची आना चाहती है, उसको बुलाएं, उसकी स्टेटमेंट ले, तो अभी भी वो बेबस हैं। तो ये बिल्कुल, सिस्टम है ना, मतलब फिर हम इसमें क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से बच्ची अपने वालिदैन के पास आए, दुआएं कर रहे हैं कि बच्ची आ जाए, और बच्ची आएगी।
ये सिर्फ वक्ती तौर पे है थोड़ी सी परेशानी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बच्ची आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी मुझे बड़ी 2 वीडियोज़ याद हैं। एक तो वीडियो आपकी माशाल्लाह वो जो कोर्ट में आपने आवाज़ लगाई थी दुआ ज़हरा के पीछे, दैट हैड मी। जी जी आपको पता नहीं होगा लेकिन जैसे एक फैन गर्ल होती है ना, मैंने आपकी जी वीडियो के नीचे मैसेज भी किया था कि भाई अगर किसी को सीखना है ना कि जर्नलिस्ट कैसे बनना चाहिए तो वो ये ऐसे बनना चाहिए बेखौफ, और जो करना है मतलब ये कि उस दिन से जो है ना मैंने सब्सक्राइबर का बटन दबाया था आपके चैनल का, जिस दिन ये वीडियो आपने लगाई थी। यकीन करिए। थैंक यू अच्छा, इसके थैंक यू अलावा आपकी एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव वीडियो आई थी जिसमें आपने कुछ उसके फैमिली मेंबर्स का भी कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो वो भी जी बहुत जी मेरे हिसाब से कि डेंजरस था, स्पेशली आप जिस इलाके में गई हुई थी, वहां जाके जो आपने किया, तो ये इतना ज्यादा करेज, इतना ज्यादा जो ये क्या कहना चाहिए जज्बा अपना काम करने जी का जी कहाँ से लेकर आती हैं आप? मैंने कहा ये ज़रूर मैंने सवाल पूछना है बुशरा शकील से, ये आता कहाँ से है? जी। देखिए, ये जज्बा आपको कोई देता नहीं है, ये आपके अंदर एक होता है जो आपको मतलब ये सब कुछ कहता है करने के लिए, आपकी अपनी एक फीलिंग्स होती हैं। फिर जैसे मैंने पहले स्टार्ट में आपको बताया कि जब इंसान ने खुद को ठोकर खाई हो, तो ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लेके चलता है। तो शायद ये भी वजह थी, और फिर सेकंडली कि मैं अपने काम के साथ बहुत लॉयल हूँ। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं निडर नहीं हूँ। मैं निडर बिल्कुल, मतलब मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, मैं चाहे कुछ भी काम कर रही हूँ। वो इसलिए कि मुझे सिर्फ़ अपने अल्लाह पे होता है कि बस मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना, तो वो कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी तो मुझे बात है। सिर्फ़ अपने जी, वही तो मैं मुझे इसलिए मैं सिर्फ़ अपने अल्लाह से डरती हूँ। अल्लाह के अलावा मैं दुनिया के बनाए हुए बंदों से नहीं डरती हूँ, क्योंकि रिज़्क जो मुझे देता है वो मेरा अल्लाह देता है। यहाँ पे लोग नहीं मुझे देते। तो मुझे अल्लाह से डरना चाहिए, और बल्कि सबको अल्लाह से ही डरना चाहिए, इंसान कुछ भी नहीं करता है। बिल्कुल ये सिर्फ़ बैठ के बक-बक करना जानते हैं, इल्ज़ामात लगाना जानते हैं, और कुछ सही। भी नहीं। ठीक, तो आपने जब इतनी इन्वेस्टिगेशन की, इतने काफ़ी सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी आपने किए, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि ये फैमिली कहीं न कहीं किसी पॉलिटिकल बंदे से मतलब ये कि मिली हुई है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा चाइल्ड ट्रैफिक का नेक्सस है, ऐसा फ़ील हुआ आपको? देखिए, जो मामलात सबके सामने हैं, सबके सामने, ठीक है ना? तो जी, उससे तो मैं क्या, सारी दुनिया कहती है। जी, सारी दुनिया यही बात कहती है ना, वरना आम बंदे के मेरे ख्याल ये सारी चीजें पहुंच से बाहर होती है। एक तरफ आप कहते हो माली का बेटा, और एक तरफ कहते हो आप गरीब हो, और फिर उसके बाद आप इतना हाई लेवल पे जाके केस भी आप लड़ रहे हैं, तो ये सही। कैसे मुमकिन है? कोई आम बंदा या कोई माली का बेटा, या चलो ये जैसे कहते रहे शुरू से कि जी मैं 70-80 हज़ार रुपया जो है मेरी इनकम थी, तो मेरा ख्याल है कि 70-80 हज़ार रुपए वाला भी इतना बड़ा केस नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब उसकी फीस जो है वो नहीं कर नहीं, सकता। तो ये सारे साफ-सी मामला बात सबके है। सामने है। जी, बिल्कुल साफ-सी बात है कि ये जिस तरह जितने पैसे इस केस में लग रहे हैं, इवन आप और हम भी इस केस को इस तरीके से लेके नहीं चल सकते जैसे अक्यूज़्ड की तरफ से इस केस को लेके चला जा रहा है। ये तो एक मिडल कोई क्लास आम बंदा फैमिली नहीं के कर बस की सकता, बात ही नहीं है, बिल्कुल। जी, 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 नहीं बोलिए। कर सकता। उसके ठाट-बाट देखें, वो जब आता है, अपने आप को शो करवाना चाहता है कि मैं रिच हूँ, तो ये वही है जिसको हम एक ही चप्पल में देखते थे हर जगह, एक ही शर्ट में हम हर जगह पे देखते थे, तो एकदम से इसका रहन-सहन कैसे चेंज हो गया? सही, सही। तो ये जो कराची की जो पुलिस है, इसने जो किरदार अदा किया इस पूरे इसमें, तो ये भी आपको लगता है कि क्योंकि पीछे एक बड़ा-सा नेक्सस था, कोई एक बड़ी ही गैंग माज़रत के साथ, टाइप? जी, बड़ी माज़रत के साथ कि इस केस के अंदर सिंध पुलिस का जो रवैया रहा है ना, जी, वो बस काबिले शर्म है, काबिले बेशक, अफ़सोस है। इतना उसकी हम मतलब अफ़सोस कर सके ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कि बहुत ही इन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया है पुलिस ने। सही। अभी इससे मुझे याद आया पुलिस से वो शौकत शाहानी वाला इंसिडेंट भी आपका।
तो जी 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 जी। that was like मैं कहती हूँ ना कि मैं जब भी आपकी कोई वीडियो कहती हूँ अच्छा इससे बड़ा धमाल जो है ना बुशरा नहीं कर सकती, फिर उसके बड़ा कुछ धमाल हो जाता है, फिर वो वाला भी धमाल किया आपने, शौक शहानी वाला, तो उसके ऊपर आपको क्रिटिसिज्म भी मिला और मशहूरियत भी मिली। तो क्या चीज ज्यादा आई आपके हिस्से में? देखिए, पहली बात कि मैं जब जब भी कुछ करने जा रही होती हूँ, तो मुझे उस पे 1% भी ऐसा नहीं होता कि अच्छा इससे मुझे फेम मिलेगा, या मैं अच्छा चलो ये कर लेती हूँ तो इससे मुझे थोड़ी रेटिंग बढ़ जाएगी, ऐसा कभी नहीं। जब मैंने शौका शहानी साहब से जब मैंने बात की थी, तो उस वक़्त भी मुझे 1% भी नहीं था कि ये वीडियो जो है या मेरी ये चीज़ इतना मतलब वो करेगी। वो मेरा एक मेरे क्वेश्चन्स थे मेरे माइंड में। जब मैं लाहौर में भी थी तब भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे कि मैंने ये करना है, और वो अचानक से उस दिन मुझे मिल गए और मैंने फिर उनसे सवालात किए, तो वो मेरे सवालात उनको इतने चुभे कि वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो सके। और जहाँ तक है तनकीद की बात, तो मेरा ख्याल है कि तनकीद जो है वो होती रहती है, बहुत ज़्यादा की मुझे, लेकिन जो मेरे फैन्स हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी तनकीद मेरे पर नहीं की है। मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया उन्होंने कि नहीं ये तो हमारे सवाल थे जो आपने किए हैं। तो बाकी जो मेरे लिए जो भी बोलता है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। अगर मेरा ज़मीर मुतमईन है ना, तो मुझे किसी की तनकीद से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। सही। अच्छा क्या लग रहा है आपको कि केस अब सही डायरेक्शन में जा रहा है? अब जिस तरह चल रहा है वो सही डायरेक्शन है या उसमें अभी भी कुछ खामियां हैं जो आप सही करना चाहेंगी? जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो ख़ामी है वो तो यही है ना कि बच्ची अगर आना चाह रही है तो फिर उसको क्यों नहीं आने दे रहे वालिदैन के पास? वो एक सही। दफ़ा आके कोर्ट के अंदर बच्ची कह देती है कि जी मैंने मुल्ज़िम ज़हीर के साथ जाना है, तो उसकी अगली बात सुने बगैर उसको आप भेज देते हैं। और सही। अभी जब बच्ची रो रही है, बच्ची के वालिदैन रो-रो के कह रहे हैं कि बच्ची आना चाह रही है, उसको बुलाएँ स्टेटमेंट के लिए, तो क्यों नहीं आने दिए? मतलब ये मेरी लाइफ़ का पहला केस है कि मैंने अपनी लाइफ़ में कभी ऐसा नहीं देखा कि बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ जाना है, और ना उसकी स्टेटमेंट हो रही है और ना ही उसको वालिदैन के साथ जाने दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी तो कमी यही है। सही। और उसके अलावा कुछ और जो आप देखना चाह रही हो कि केस में ये सुधार आ जाए तो फिर केस जो है मजीद सही ट्रैक पे चलेगा, या आपके हिसाब से अभी जैसे जिब्रान नासिर लेके चल रहे हैं वो ठीक है? नहीं, 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 वो जिब्रान साहब इनके गले की हड्डी बने हुए हैं, ठीक है? और वो आप देख लें, बच्ची आई है तो किसी की जुर्अत नहीं है कि बच्ची को वापस लाहौर ले जाए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत अच्छा केस लड़ रहे हैं। सही। अच्छा एक एक सवाल है, यू मे और मे हुँ, नॉट आंसर इट, बट आई हैव टू हुँ, आस्क हुँ, इट। सवाल ओके। ये है कि जो ऐसी फैमिलीज होती हैं, भले से मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, आपको लगता हुँ, हुँ, है कि ऐसी फैमिलीज को अगर हमें आगे देखना है कि ये लोग अपनी केस से लगे रहें, जुड़े रहें और थक हार के बैठ ना जाए, तो क्या आम पब्लिक को, हम जैसे लोगों को जो केस के साथ जुड़े हुए होते हैं, इन्हें क्या फैमिली को हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियली आपके हिसाब से? जी। ऐसी फैमिली मतलब आप किसको पॉइंट आउट कर रही हैं? बच्चियों की जो फैमिलीज होती हैं, हुँ, हुँ, उमूमन इन जनरल, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन इन स्पेसिफिक, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ। हुँ, हुँ, देखिए, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि इस किस्म की केसेस के अंदर कितना पैसा लग जाता है एक बंदे का, ठीक है ना? मैंने अभी भी कहा कि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। ना आपके जी, अंदर जी। इतनी जान है, ना मेरे अंदर इतनी जान है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि किसी की बच्ची चली जाती है, तो क्या ऐसी फैमिली को हेल्प करना पीछे से, हम मॉरली तो हुँ, सपोर्ट दे रहे हैं, क्या फाइनेंशियली सपोर्ट देना कोई गलत बात है आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक फ़र्ज़ करें, मैं अपनी मिसाल में किसी की मिसाल नहीं देती हूँ, मैं अपनी मिसाल देती हूँ जी। कि अगर खुदा ना ख़ास्ता मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़मीन आसमान एक कर दूँ, लेकिन मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए, और मेरे पास है भी कुछ नहीं, सही। ठीक है? तो अगर उस दौरान मुझे जो भी रास्ता मिलेगा अपनी बच्ची को पाने के लिए, वो मैं सही। उसको ज़रूर इख्तियार करूँगी। तो अगर कोई इस मामलात में करता है ऐसे फैमिली को, यानी कि कोई भी जनरल बात कर रही हूँ,
तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल है कि बुरी बात है। बिल्कुल, और ना उस बंदे को बुरा फील करवाना चाहिए कि जी आप ये चीज कर रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से केस में टर्निंग पॉइंट क्या था टूवर्ड्स द गुड साइड? यानी कि केस चल तो बुरा ही रहा था, लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ आपको लगता है कि जी केस का ये पॉइंट था, यहाँ से केस ने जो है ना सही अपनी डायरेक्शन पकड़ी थी, तो वो क्या था आपके हिसाब से? जी, जब बच्ची लाहौर से कराची आ गई थी, वो टर्निंग पॉइंट था आपके। एग्जैक्टली। सही। मेन तो आप मकसद तो बच्ची को उनके चुंगल से निकालना था ना, सही सही कि उनके चुंगल से निकलती, बच्ची थोड़ा सही रिलैक्स फील करती। सही। अच्छा, एक एक और सवाल है मेरा। ये जो बाबर सलीम साहब हैं, इन्होंने जो सीडीआर निकाला था, ये जी जी, आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा केस के अंदर, या अगर वो बिल्कुल ना भी होता? हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल। देखिए, ये लोग जो कह रहे थे कि बच्ची जो है वो खुद आई है, वो खुद आई है, तो बाबर सलीम भाई ने उनके मुंह पे थप्पड़ रिसीव किया, बड़ा अच्छा, सही कि ये लो। और बाबर सलीम भाई जो हैं वो इंसान है जो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जिस तरह झूठे खतूत रखे जाते हैं, झूठी चीजें रखी जाती हैं, झूठी पेंटिंग्स रखी जाती हैं, स्केच वगैरह, कि ये उधर से आया, तो बाबर सलीम भाई जो हैं वो इंसान है जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो झूठ बोल जाएं या किसी बंदे को फेक चीज दे जाएं। सही। जमीन आसमान एक हो सकता है, लेकिन बाबर भाई ऐसी चीज कभी नहीं कर सकते। इन्होंने तो उसको भी झुठला दिया था। बिल्कुल, ये भी हुआ था, और फिर पुलिस ने उस बात की तस्दीक की थी कि नहीं, जो उन्होंने कहा है बाबर सलीम ने, उसी उसी को बेस्ड बनाते हुए आई थिंक उन्होंने नया चालान डिपॉजिट किया था। सही बात है ना? ऐसे ही हुआ था। जी बिल्कुल। और फिर आप ये भी देखें कि पहले वो लोग जो कहते थे कि जी बच्ची खुद आई है, बच्ची खुद आई है, जब ये सीडीआर आई थी तो उसके बाद फिर ये कैसे माने थे? उसके बाद हम्म, ही ये माने थे ना, वरना पहले तो ये तोते की तरह यही बात बोल रहे थे, बच्ची खुद आई है, बच्ची से भी यही कहलवाया जा रहा था कि वो खुद जी आई है। सही। अच्छा, आप अब जिस तरह की कवरेज मिल रही है बच्ची के केस को, आप चाहती हैं कि एक दफा बच्ची घर चली जाए तो इसी तरीके से फिर भी केस की कवरेज होती रहे, जिस तरीके से अभी आप देखती हैं? आपको पता होगा कि हर थोड़ी देर के बाद एक वीडियो आ जाती है 2000 केस की, मेहंदी अली काजमी के साथ साहब की कोई वीडियो, उनके स्टेटमेंट पे कोई वीडियो आ जाती है। तो क्या इसको इतना ज्यादा, तब भी एक दफा बच्ची घर पहुंच गई, आपको लगता है कि इतना इसको फिर कवरेज देनी चाहिए यूट्यूब पे, या थोड़ी कम कवरेज होनी देखिए, चाहिए? नहीं नहीं, कवरेज देखिए, हम जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी मीडिया पर्सन है, वो अपने हिसाब से करेंगे। उनको पता होता है कि ये चीज अभी करनी है या नहीं करनी, ये बतानी है, ये कोई न्यूज आई है। अगर हमारे पास इस केस से रिलेटेड न्यूज आएगी तो वो डेफिनेटली हम आवाम के सामने लेके आएंगे। सही सही। अजय, अक्यूज्ड फैमिली पे कितना जी जी, फोकस करना चाहिए वंस द गर्ल कम्स बैक टू द फैमिली, या यानी कि उन पे से फोकस हट जाना चाहिए और फिर ऐसे मान लेना चाहिए कि जी बस अब केस तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है? क्योंकि आपने देखा होगा, इससे पहले एक आरजू राजा का भी केस हुआ था बच्ची का, 2 साल जी उसको जी, हो गए हैं माँ बाप के घर पे पहुंचे हुए, लेकिन उसका जो एक्यूज्ड है, यानी कि जो मुल्जिम है, अभी तक बाहर धंधनाता फिर रहा है बगैर, मतलब बेल के साथ, कोई कुछ भी नहीं हुआ उसके केस बच्ची का आ आगे। लेने दें, जी बच्ची आ लेने दें। इंशाल्लाह ताला जिसने जो जो उसके साथ किया है, जो जो जुल्म हुआ है मेहदी भाई के ऊपर, साइमा भाभी पर, उस बच्ची पे, आप खुद उनका अंजाम देखेंगे। आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। ये मेहदी भाई ने अभी तक इतनी फाइट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे, वो इस केस को मिसाल बनाएंगे दूसरों के लिए, कि ताकि कोई भी इस तरह किसी की बच्ची को बरगला के लेके ना जाए। सही। अच्छा, केस के हवाले से एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है कि एक किसी किस्म की स्पेसिफिक एसओपीज होनी चाहिए केस को कवर करने के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे भी आते हैं, जैसे भी उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ थंबनेल कुछ और लिखा होता है, अंदर कुछ और होता है, कोई कभी कभार ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं होती, अपडेट्स भी नहीं होते, कभी कभार ऐसा लगता है कि गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वो नहीं है। आपको लगता है कि इतने सेंसिटिव केस के अंदर, इतने हसास केस के अंदर, जहाँ पे इतने संगीन जुर्म लगाए गए हों चालान में, उनकी कवरेज इस तरह होनी चाहिए जैसे अभी हो रही है, या कोई एसओपी सेट होने चाहिए? इसके साथ एक और रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये कि ये तो बड़ी स्पेसिफिक फील्ड के लोग होते हैं जो ये काम सही कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह के लोगों को इसको रिपोर्ट करना चाहिए, और किस टाइप के लोग हैं जो इससे इस मतलब दूर रहें तो बेहतर है? जी। देखिए, केस तो कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते कि आप इस पे बात नहीं करें। हाँ, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमने जो है वो किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, क्या हकाइक बताने हैं, और स्पेशली आप केस पे रह के अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? कि अगर जी। केस ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है, अभी क्या है, वो उस टाइप की आप रिपोर्टिंग करें तो मेरा ख्याल है कि लोगों को भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो चैनल्स पे आके अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, गंदे गंदे थंबनेल्स बनाना, और फिर उसके अंदर आप बैठ के माँ बाप की तजलील कर रहे हैं, बच्ची की तजलील कर रहे हैं, बच्ची की फैमिली की तजलील कर रहे हैं, ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने केस रिपोर्ट करना, आप बेशक करें। आपने जहीर को सपोर्ट करना, आप करें, आप केस पे रह के बात करें। दुआ ज़ारा के ऊपर बात करनी है, आप बेशक करें, लेकिन वो केस से रिलेटेड सिर्फ बात होनी चाहिए, ना कि पूरी फैमिली को लेके आप बीच में आ रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप इतनी इतनी गलत बातें कर रहे हैं, इतने इतने गलत गलत इल्जामात लगा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज मुनासिब है किसी के लिए भी, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो। बिल्कुल। अच्छा बुशरा, थोड़ा सा अब हम आपकी पर्सनल उसके ऊपर आते हैं, बातों पे। आजकल जी कुछ जी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आपको लेके, आपको पता होगा जी मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। जी जी तो देखिए, एज ए व्यूअर मैं भी थोड़ी सी परेशान हूँ सब चीज़ों को लेके, कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा अगर आप हम लोग को गाइड करें ना शुरू से कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, थोड़ी सी अगर हमें टाइमलाइन बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि ये सब कुछ कंफ्यूजन शुरू कैसे हुई, इसमें क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, थोड़ा सा आप हमें गाइड करिए। जी। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं जी। आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था। स्नेरियो जी। ये था कि 3 लोगों के दरमियान बात थी, 3 लोगों के दरमियान। उससे जी। मैं बेखबर थी, मुझे नहीं पता था कि क्या मामला चल रहा है क्या नहीं। हाँ, लेकिन जब वो मेरे तक बात पहुंची है, उन तीनों में से ही मेरे पास, जब उनमें से 2 लोगों ने जब वो मेरे साथ बात की है कि ये मामला ऐसे ऐसे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं और ऐसे हुआ है, तो मैंने देखे, जब मैं केस के साथ सिंसियर होंगी तो मैं अच्छा मशवरा दूंगी कि अभी आप ऐसे नहीं करें, बच्ची आने वाली है, बच्ची आ जाएगी तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपके साथ अगर कोई ज्यादती हुई है तो मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि आप इस चीज के ऊपर बात करें, अभी आप सिर्फ बच्ची पे फोकस करें। तो मैंने समझाया और बहुत ज्यादा समझाया और बड़े बड़े तरीके से समझाया, यानी कि मुझे वो चीजें भी करनी पड़ी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लाइक जैसे मैंने एक शख्स को कहा जो इसमें था, उसको मैंने बोला कि मैं आपके पैरों को हाथ लगाती हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो अभी आप इस तरह की चीजें मत करें, दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा बात करने का, तो आप ये चीजें मत करें। लेकिन वो नहीं सुनेगी, और मेरे साथ साथ और भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा समझाया इस बात को लेके उन लोगों को कि जी। आप ये चीज मत करें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो लोग ये समझे थे कि हम ये सारी चीजें करेंगे तो हम पता नहीं हीरो बन जाएंगे या क्या होगा, और अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हुई। उन्होंने वो चीजें फिर भी की अपने अपने चैनल्स पे आके, लेकिन उससे ये हुआ कि उन्होंने जब वो चीजें की तो उल्टा वो खुद जलील हुए उसमें, और बहुत सही। ज्यादा। मैं फिर जब मैं 3-4 दिन मुसलसल इस चीज पे हमारी डिस्कस होती रही, मैं मना करती रही कि मत करें ये बात ना, तो लेकिन ये लोग नहीं बाज आए, और जब वो चीजें हुई मैं साइड पे हो गई कि ठीक है आप लोग कर रहे हो, फिर करते रहो ना, कोई बंदा किसी हद तक समझा सकता है ना किसी को, तो जब किसी को नहीं समझ आती है तो फिर कोई पागल थोड़ी होता है कि पीछे ही पड़ा रहा है। तो जब नहीं समझ आई है, मैं साइड पे हो गई, और मैं सही। जब साइड पे हुई हूँ तो उसके बाद इन्होंने जानबूझ के मुझे अंदर घसीटा उसमें, जानबूझ सही। के। और इन्होंने इसमें से एक शख्स के बहुत ज्यादा उससे ब्लंडर हो गए, बहुत ज्यादा उसने ब्लंडर कर दिए, और सही। जब उसने ब्लंडर किए तो उसकी जब हकीकत अवाम के सामने आई तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब इसमें किसको फंसाएं,
उन्होंने क्या किया, 2-3 लोगों ने आपस में मशवरा किया कि ये चीजें बुशरा शकील पे डाल दें, कि बुशरा शकील जो है वो उसके साथ जुनैरा माहम के साथ मिल गई है, तो ये चीजें वो कर रही है, जबकि ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है कि क्योंकि ये ऐसी औरतें मेरा लेवल ही नहीं है, जिस तरह की जुनैरा माहम है ना, ये मेरा बिल्कुल भी लेवल नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर यानी कि वो उल्टी चीजें करनी शुरू कर दी। वो फिर इतना ज्यादा इन्होंने मुझे वो किया, लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा। देखिए, अगर मैं गलत होती, मैं झूठी होती, तो मेरा ख्याल है कि जैसे बाकी काफी सारे यूट्यूबर्स जो हैं, वो उन्होंने इनके साथ दोस्तियां भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, यानी कि जुनैरा माहम वगैरह के जो पैनल है उनके साथ उन्होंने दोस्तियां भी कर ली, सारा कुछ कर लिया। तो अगर मैं चाहती तो मैं भी तो कर सकती थी ना, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो अभी भी डट के खड़ी हूँ और अभी भी मेरा मौकफ वही है। तो इन्होंने उल्टा मेरे खिलाफ जो है वो काफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उस प्रोपेगेंडा में ये भूल गए थे स्टार्ट करने से पहले कि जबान तो मेरे पास भी है ना, फिर बोलूंगी फिर मैं भी। फिर मेरा जब सबर टूटा एक दिन, फिर मैं बोली और फिर मैंने दिखाया एविडेंस कि ये देखें ये चीज है। उससे फिर बुशरा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपकी बात को मैं थोड़ा सा कट ऑफ करूंगी। बात ये है कि कह लीजिए कि वो जो 3 लोग हैं उनका नाम है ए, बी एंड सी। तो ए और बी का कहना ये है कि पहली शुरुआत जो है वो आपकी तरफ से हुई, आपने वीडियो लगाई जिसमें आपने कहा कि आप बताने वाली हैं कि गद्दार कौन है। आई थिंक अच्छा, दिस मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं समझ गई, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। एक चीज मैं आपकी, अब मेरी बात हो रही है जैसे अभी भी हो रही है, बाद में भी हमारी ऑफ कैमरा भी बात होगी। तो अगर मैं कोई चीज अपने चैनल पे करती हूँ और आप मुझे फोन करके ये कहे कि ये आपने मेरे लिए बनाई है, तो आपके दिल में चोर होगा तो आप ये पूछेंगी, वरना तो आपको कोई परवाह भी नहीं होनी चाहिए मैं अपने चैनल पे क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल आप ऐसे लोग ही है। क्यों अपनी तरफ बात लेके गए? क्यों आपने कहा कि ये हमारे लिए वीडियो बनाई थी, हमारे लिए वीडियो बनाई थी? इट्स मीन के फिर दाल में कुछ काला था जो आप अपनी तरफ लेके गए। आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए था, इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप लोग बिल्कुल साफ थे, अगर आपको किसी चीज का गिल्ट नहीं था, तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए थी। मैं चाहे जो मर्जी करूं अपने चैनल पे, जिसका मर्जी मतलब मैं नाम लूं ना लूं। आपने इस चीज को, मेरी वीडियो को इतना पर्सनल क्यों लिया? आपके खुद के दिल में चोर था, इसलिए आपने कहा ओहो ये हमारी चीजें तो नहीं इसके सामने आ गई कहीं। सही। कि जैसे एक दफा पहले आपने गद्दारी की थी और मैंने आपको बचाया था, पूरी आवाम के सामने बचा दिया था जलील होने से एक शख्स को। तो बल्कि एक नहीं, 2 शख्स थे जिनको मैंने जलील होने से बचाया था। तो दोबारा से उनके ज़हन में यही चीज आई होगी कि ओहो ये हम ही तो नहीं है। आपको इतना सीरियस उस बारे में जाना ही नहीं चाहिए था। आप लोग 1000 वीडियो बनाते हैं, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि भाई आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। हर बंदा अपने कहे का भी खुद जिम्मेदार है, अपने चैनल का भी खुद जिम्मेदार है। सही। ये वो बात है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने बस मेरे ख्याल से उस सब्जेक्ट को छेड़ दिया, फिर आपने उस सब्जेक्ट को छेड़ के बिल्कुल साइड में हो गई। लेकिन आई थिंक जिनको डरना था फिर वो डर डर के खुद ही सामने आ गए, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली उन्होंने। आई थिंक ये हुआ है। जी जी आप आवाज आ रही थी मेरी? जी 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 बोले। नहीं, मैं ये कह रही थी आपसे कि ये आई थिंक हुआ कुछ ऐसे ही है शायद। मुझे भी देखिए पर्सनली ऐसे लगा कि केस बहुत अच्छा जा रहा था। बुशरा शकील को वीडियो नहीं लगानी चाहिए थी जिसमें गद्दार पता चले। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा दूसरी साइड की मीडिया सेल को भी, इवन तो वकील्स जब को भी। मेरी बात सुने, आई एम सॉरी, लेकिन आप मुझे बताएं, दूसरी साइड के साथ जब अपने साइड के लोग मिलेंगे तो फिर उसको गद्दार नहीं कहेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं हम क्या कहें? कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल यही कहेंगे। और कहेंगे ना? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन एज अ पब्लिक मेरा बिल्कुल था दिल के अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी ना, तो आपको फिल वक्त जो है वो वीडियो नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन मैं इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ बुशरा कि आपने उसके बाद कुछ भी उसके अंदर नहीं किया आगे। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि बहुत समझदारी का मुजाहरा, बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा होने का मुजाहरा किया आपने। और आगे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हम एक ये नई एपिसोड देखते हैं जो हुई वहां से। और फिर मुझे यही हुआ कि भाई मैंने ये उनको अपने उनके हाल पे छोड़ दिया था। देखिए, मैंने जिस ऑडियो के वीडियो के अंदर जब मैंने एक जो इनके वकील हैं जाफरी साहब,
जी, ठीक है, मैंने जो रामे साहब के बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं और जी। उनका जब मैंने वीडियो चला दी थी, तो हुँ, फिर उसके बाद में बिल्कुल मैंने कहा अब करते रहो जो करना है। सही। क्योंकि वो भी मैंने बहुत मजबूर होके बनाई थी। वो इसलिए जी, कि आप एक बंदे को टॉर्चर कर रहे हो, एक बंदे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो और आप फिर सब कुछ जानते हुए कि नहीं यार ये बंदी इस केस के साथ बहुत लॉयल होके चली है, बहुत सिंसियर होके चली है, तो हम उसी को वो कर रहे हैं। तो मेरा भी बिल इस वक़्त सब्र टूटा था, तो फिर मैंने कहा कि आ जाओ फिर। सही। तो हम फ्यूचर में देख सकते हैं ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएँ और जो भी इसमें हैं लोग इन्वॉल्व वो आपस में एक हो जाएँ फिर से, कुछ लग रहा है आपको नियर बाय देखिए, फ्यूचर? मैं अपनी अगर बात करूँगी मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। रही बात मेरी तो जो शख्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जिनको मैं एक दफ़ा बाय बोल दूँ ना, वो फिर उनकी मेरी लाइफ़ में जगह नहीं रहती है। वो इसलिए कि माफ़ी एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, बार-बार नहीं होती है। सही। इसलिए कुछ लोग जो मेरी लिस्ट से बिल्कुल फ़ारिग हैं, वो कभी भी दोबारा से वो नहीं हो सकते। तो आपके हिसाब से उनका जो जो उन्होंने किया वो नाक़ाबिले माफ़ी था, इस वजह से? बिल्कुल। सही, बिल्कुल, मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग टू सही। मी, एक मैं नहीं उन चीज़ों को वो कर सकती हूँ कि आप एक हुँ, जगह पे बैठ के खा पी रहे हो, ठीक है? और फिर आप खुद वो चीज़ें करते रहे हो और आप जानते हो मैं अभी भी कहती हूँ कि ये हल्फ उठा के कैमरे के सामने आके कह दे कि इन्होंने जो मेरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सच है। यकीन करें मैं सारी अवाम के सामने आके माफ़ी माँग लूँगी। लेकिन हुँ। ये हल्फ उठाएँ, अपने अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के या मैं हल्फ उठाती हूँ मैं हल्फ़न बोलती हूँ कि मैंने जो चीज़ें अभी तक अवाम के सामने रखी हैं, वो बिल्कुल सच हैं। सही। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो शख्स जिसके नेचर में चीट करना होता है ना, आपने जैसे बताया कि पहले भी चीट कर चुके हैं और बाद में भी उन्होंने किया। तो ऐसे जो ट्रेटर्स होते हैं ना ये मतलब ये आपको लगता है कि वो हलफ उठाने से गुरेज़ करेंगे और झूठ बोलने से गुरेज़ करेंगे उसके ऊपर। नहीं, वो ऐसे लोग फिर हलफ भी उठाते हैं और हलफ उठाने के बाद फिर झूठ भी बोलते हैं। तो देखिए, फिर आपने मेरे सवाल का आपने फिर से जवाब दे दिया कि फिर बिल्कुल, दोबारा से ऐसे लोगों के साथ कोई ताल्लुक रख सही। सकता है? कभी भी नहीं रख बिल्कुल, सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक और आखिरी सवाल जी, इसके बाद हम लोग शो के एंड पे चलते हैं। तो जी, जी। आखिरी सवाल ये है कि क्या आपने मतलब ये सब जब सीन हो रहा था, इससे पहले ही अ, मेहंदी साहब को इन्फॉर्म कर दिया था सारी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में? उनको पता था कि ये सब हो रहा है? मेहदी और भाई को एक बहुत देर से पता था। अच्छा ये और मैं उसके साथ-साथ ऑन एयर जी, आके बोल रही हूँ कि जी, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेहदी भाई खुद भी तो इस चीज़ को वो कह सकते हैं ना कि नहीं मैं मेहदी भाई की फैमिली को मैंने उसी दिन जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें हो रही थी और अभी भी हो रही हैं, मैं उनको एक-एक चीज़ बताती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ मैं उनकी फैमिली को। उनको हाउ डज़ इट ऑल अफेक्टिंग द फैमिली माँ को स्पेशली कि देखने से ऐसा लगता है कि जी सब हमारी सपोर्ट में है फिर इतना बड़ा मतलब ये कि एक धचका सा लगता है कि जी जो हमारे यानी कि क्या कहना चाहिए कैसल के जो सेफगार्ड होने चाहिए थे वही लोग अभी कैसल के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उनको क्या मतलब क्या फीलिंग होती है उनकी इस बारे में कुछ शेयर करेंगी? बस वो खामोश है ना, अभी देखिए वो भी बेचारे खामोश हैं। वो क्या करें सिवाय दुःख के और तो वो कुछ नहीं कर सकते ना, तकलीफ होती है। सही। हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है बुशरा और मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ था सब कुछ सुन के। लेकिन ये है कि मैंने कोई साइड चूज़ नहीं की बल्कि मैंने आपसे बात करी क्योंकि जो ऑनेस्टली एक बात है वो ये कि सच ज़्यादा आपकी बातों से छलकता भी है और क्योंकि मैं आपको शुरू से देखती भी आ रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि जी आप जैसी जो लेडी अल्फ़ा होती है ना, वो अपने स्टांस से टस से मस नहीं होती हैं और अगर वो कोई बात कह रही हैं, तो उसमें सच्चाई होगी। इसलिए मैं बिल्कुल। आप बिल्कुल, तो मैं अभी आप आप थोड़ा-सा ये भी क्लियर करें कि जी, आपकी मेरी ऑफ कैमरा जब बात हुई है, तो आपने मुझे कहा कि मैं क्वेश्चन आप जो चाहेंगी तो वो हम उसको कट कर देंगे। मैंने आपको क्या कहा कि आप मुझसे जो मर्ज़ी क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करूँगी और आपको उसमें से कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, जो दिल करे आप मुझसे क्वेश्चन करें।
इज दैट ट्रू? बिल्कुल, मैंने इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने यही कहा था कि मुझे अगर कुछ सख्त सवाल करने हुए या आपको मेरे सवाल पसंद नहीं आए, तो आप चाहें तो मुझसे वो सवाल एडिट करवा सकती हैं, मैं उसको ऑन एयर नहीं डालूंगी। लेकिन आपने कहा कि नहीं, इंटरव्यू एज इट इज डालिएगा, आपको जो पूछना है आप पूछिए, और मुझे जो मैंने बोलना आपको है ये मैं भी नहीं कहा कि मुझसे कोई भी आपने सख्त सवालात नहीं करने, मैंने आपसे कोई इस तरह की बात नहीं की, मैंने कहा आपका नहीं। जो दिल करता है आप मुझसे पूछें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बस इसके साथ यही कहूँगी, मुझे याद है एक दफ़ा मिंगी भाई ने आपको एक नहीं 2 हाथों से सैल्यूट किया था, तो मैं भी मुझे आपको नहीं दोनों किया था। हाथों से नहीं नहीं, वो प्लीज़ पूरी आवाम को किया था, पूरी आवाम को किया था। और इंशाल्लाह ताला आप नाम बहुत आपका था, जल्द मेरे नाम चैनल पे आपका था। दोबारा से आप लाइव देखेंगी मेहदी भाई को, बहुत जल्द। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह इसे लाइव और मैं करूंगी। भी इस वक़्त आपको दोनों हाथों से सैल्यूट कर रही हूँ। आप भले से अकेली खड़ी रहें, लेकिन आप बहुत टफ हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं कि सच बात पे डटी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, इसी तरह ही रहिए। और थैंक नेगेटिविटी यू। जितनी भी आपके इर्द-गिर्द है, मैं दुआ करूँगी अल्लाह से कि वो बहुत जल्द खत्म हो, और अल्लाह ताला नहीं, आपको दिल अल्लाह उनको नौकीला नेकी की हिदायत दे और सच बोलने का उनको हौसला दे कि सच बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे सेम ऐसा है। लगा जब मैं बुशरा शकील से बात करूँगी तो वो थोड़ी-सी डाउन होंगी, उनकी एनर्जी थोड़ी-सी लो होगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो वाक़ई यू आर अ लेडी अल्फा फॉर मी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और थैंक यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर कुछ बाद में हमने कोई दूसरी किसी दूसरे केस के ऊपर पॉडकास्ट करी, तो आपको ज़रूर उसमें इनवाइट करेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। ठीक है? जरूर जरूर थैंक यू सो जरूर। मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू बुशरा। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।